अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोल कर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। You may not control all the events that happen with you, but you can decide whether to be broken or not। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट है उनकी ज़िंदगी में भी बहुत चैलेंजेस आए, मगर उन चैलेंजेस ने उनको कमज़ोर नहीं किया मगर उनको मजबूत किया। सो ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर वेरी स्पेशल आवर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड गेस्ट मिस बख्तावर मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आई। और आज का जो ये टॉपिक है इस पे कोई बात नहीं करता, मगर आपने रजामंदी दी कि आप अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को इस बारे में आगाह करें कि ये भी होता है। थैंक यू, वेलकम। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी फैमिली से। कौन कौन है आपकी फैमिली में? बाबा हैं, अम्मी, बड़े भाई, उनकी वाइफ, 3 बच्चे, सिस्टर हैं, बड़े छोटे भाई हैं, बस। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आज का क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो शादी डाइवोर्स थोड़ा इस पे है, तो फिर हम बात करते हैं आपकी शादी पे आते हैं कि आपकी किस एज में शादी हुई, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, थोड़ा स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में बताएं। तो शादी मेरी हुई थी 26 एज में और अरेंज थी, टोटली अरेंज थी और फादर की तरफ से ये नहीं हुआ था। और उसके अलावा निकाह मेरा फर्स्ट हुआ था। अच्छा, सही। जी। निकाह के कुछ टाइम बाद रुखसत? जी जी, सही। ऑलमोस्ट 3.5 महीने के बाद अच्छा, रुखसत हुई। सही। तो निकाह जब हुआ तो कुछ टाइम के बाद। निकाह के पहले आपने देखा नहीं था या नहीं, लाइक निकाह के दिन ही समझ ले एक्चुअल मैंने देखा था। वाह, नाइस। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी भी बात है। हाँ, ये भी ठीक है बस वैसे। वो अब पर नसीब है। मतलब ये कितनी माशाल्लाह पेरेंट्स की मतलब फरमा बरदारी कितनी आपने की कि और सादगी देखें कि मतलब उन्होंने आपके लिए चूज किया और आपने रजामंदी भरी, ये भी बहुत अच्छी बात है। यस। नो डाउट। तो उसके बाद हमने जो है ना बात करना शुरू की, तो उसका मुझे पता चला कि क्या उसकी नेचर है, क्या उसकी जॉब है एक्चुअली में, और उसका क्या रवैया है। लेकिन जब शादी हुई 3.5 महीने के बाद रुखसती हुई, फिर सारी चीज़ें, पहले तो थोड़ा बहुत नॉर्मल था जैसे तैसे, लेकिन बाद में सारी चीज़ें होती गई और तो थोड़ा। अच्छा, निकाह के बाद 3-3.5 महीने बाद आपकी शादी हुई, और कहते हैं कि जब 2 लोग साथ रहते हैं तो ज़्यादा पता चलता है एक दूसरे की नेचर का। तो शादी के बाद आपके इनिशियल डायनामिक्स कैसे थे, कैसे मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग थी स्टार्ट के डेज में? अच्छी थी, एक दूसरे का ख्याल करना, सारी चीज़ें, और हम दोनों का सेपरेट भी था एक तरह से। बाकी चल रहा था, मतलब कि है ना, किचन मेरा सेपरेट था। अच्छा, अच्छा। तो घर वालों की जिम्मेदारी वगैरह नहीं थी, सिर्फ मेरी और अपने हस्बैंड की एक तरह से थी। सही। तो शुरू में तो काफ़ी टाइम सही चल रहा था, नॉर्मल था। उसके बाद चीज़ें थोड़ी चेंज होती गई। कब रियलाइज किया कि अब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और मतलब स्टार्टिंग में कौन से प्रॉब्लम्स आते गए और जिसमें आपको लगा कि इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ और आपने किया? यही अक्सर हमारे जो सोसाइटी के मर्द हैं वो खर्च नहीं देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं कि हमारा काम भी करो, हम खर्च भी नहीं देंगे, या अपने माँ बाप के घर चली जाओ, उनसे खर्च मांगो, बीमार होती हो तो घर से होके आई हो बीमार। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एग्जैक्टली। पर उनको ये चाहिए होता है कि उनके राइट्स पूरे हों। बिल्कुल, यस, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ था। तो शुरू में तो घर वाले भी इतना नहीं एग्री, मतलब इस बारे में नहीं हो रहे थे, लेकिन स्लोली मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी। मुझे थोड़ा होने लगा कि यार हस्बैंड है, जाहिर बात है, शादी की है तो अब जिम्मेदारी तो उसकी है ना। लाइक आप घर संभाल रही हैं और हाँ, मेरा जितना होता था, जॉब की भी मुझे इजाज़त नहीं, ऊपर से आपको इजाज़त नहीं थी? नहीं। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि जॉब की तो हमें इस्लाम भी आई थिंक इजाज़त देता है। मेरी नॉलेज है कि अगर आप अपने हदूद में रह के जॉब करें तो मतलब क्यों नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पे भी आपने उनकी बात मानी। और अगर वो आपको जॉब की इजाज़त नहीं दे रहे लेकिन आपको वो खर्च नहीं दे रहे, खर्च भी नहीं दे रहे, फिर आप कहाँ जाएं? एग्जैक्टली। लेकिन आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके अलावा शुरू के चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं कि लाइक हस्बैंड घर आ रहा है, उसका खाना भी रेडी हो, उसकी सारी चीज़ें रेडी हो, लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। तो ये चीज़ें थोड़ी
पहले तो ओके था, ठीक है। यू ट्राइड योर बेस्ट कि आप एक कहते हैं ना सुघर वाइफ, वो आप वो मैंने अपनी बन के तरह से, रही। हाँ, मैंने अपनी तो तरह ये से जो पूरी कोशिश की। प्रॉब्लम्स हुए जो भी स्टार्टिंग में, जिसमें आप कर रही थी कॉम्प्रोमाइज माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने किसी से डिस्कस किए फॉर बिल्कुल। काउंसलिंग या मे बी फॉर सॉल्यूशंस फॉर हेल्प? बिल्कुल, घर वालों से की, अम्मी से, अब्बू से भी की, सिस्टर से भी की। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो खैर है, कोई मसला नहीं देता है तो हम कर लेंगे। मैंने कहा क्यों आप लोग करो, शादी फिर इसलिए तो नहीं होती है ना, मर्द तो अपना पूरा लेता है, अपना हक पूरे खींच के लेता है, लेकिन हम क्यों पीछे हटे जब ना। देने की बारी है, बिल्कुल सही बात। शादी तो इसीलिए बंदा करता है ना कि अब आगे बढ़े, एक इंसान या आपकी फिर लाइफ में at least आता वो है, आपको जॉब की इजाजत दे इजाजत ताकि दे आप दे। खुद अर्न करें फिर और इतनी- अगर मैं उनको बोलती भी थी ना कि मुझे जॉब करनी है, तो कहता खुद जाके सर्च करो, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प कोई भी करूंगा, या मैं नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात कि है ना, मेरी शादी आउट ऑफ सिटी हुई थी। ओके, तो ये और भी आपके लिए एक चैलेंज था, हाँ, न्यू आउट ऑफ माहौल सिटी में हुई थी, और एक adjust करना। समझ ले एक तरह से विलेज में हुई थी मेरी। हम्म। तो यानी उस इंसान के पास साइकिल तो दूर की बात, बाइक भी नहीं थी, तो मुझे बसों में ट्रैवल करना पड़ता था, ऑटोज में ट्रैवल करना पड़ता था, सुजुकीज में ट्रैवल करना पड़ता था। बेसिकली आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, बट आपने कोई शिकायत नहीं की, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अक्सर माँ बाप को जब कहते हैं ना, तो हमें लड़कियों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको झुकना है, आप औरत हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, यही बेटियों को सिखाना चाहिए। पर साथ में अपने बेटों को यही सिखाना चाहिए कि आप अपनी बीवियों की इज्जत करें, उनके सारे हुकूक पूरे करें। बिल्कुल। बहरहाल, तो जब आपने कब रियलाइज़ किया कि अब आपको मतलब आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करिए लेकिन प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो स्टेज कब आया? वो स्टेज आया ऑलमोस्ट 2022 में, जब आपकी शादी 2020 में हुई थी मेरी, और तकरीबन 1.5 साल तो मतलब ऑलमोस्ट 2 साल मेरे सही से गए, और मैंने कंट्रोल भी किया, सारी चीजें आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और ये जो भी है करता गया बंदा। नहीं, जरूरी है कि हाँ, आप अपना एटलीस्ट बेस्ट दें, ताकि आपको बाद में गिल्ट नहीं हो कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। बिल्कुल, ठीक है। और वालों से डिस्कस किया, फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि बख्तार देखो ये है ना चलता रहेगा, आहिस्ते आहिस्ते सही हो जाएगा बेबी होने के बाद। मैंने कहा बेबी होने के बाद सारी चीज़ें सही हो तो मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी तब तक, और मेरा मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी घर वालों की बातें सुन के, और थोड़ा ये भी अल्लाह का भी एक था कि मुझे नहीं यार, अल्लाह जानता है क्या बेहतर है क्या नहीं है, तो मैं थोड़ा चुप रही। लेकिन थोड़ा और डर गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था, टेंशन भी होती थी, सारी सारी रात नींद नहीं आती थी। उसके बाद अच्छा, वो आपको ऑब्वियसली अपनी कुछ ऐसी बातों उनकी थी जिनकी वजह से आपको मेंटली टॉर्चर होता था, बट क्या वो आपको फिजिकली भी अब्यूज करते थे? करते थे ऑलमोस्ट। हाँ, कभी कभी लाइक जो उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको कभी किया, तो उस पे आपका रिएक्शन क्या था? उस पे मैं भी तो हो गई ना बिल्कुल, ये क्या है, लाइक बाजू जोर से खींच देना। अब एक इंसान को गुस्सा आता है, यहाँ से ही होती है। हाँ, फिजिकल अब्यूज होता बिल्कुल है। तो वो धीरे धीरे ना चलता गया, लेकिन फिर थोड़ा रुक भी गया। और मैं अम्मी से भी बोलती थी, अम्मी ये सारी चीज़ें, तो अम्मी कहती थी नमाज पढ़ो, ये वो। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, लेकिन अगले इंसान में भी तो कुछ हो ना। वो नमाज भी नहीं, कुरान भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इस बात पे भी मैं ये बोलूँगी कि हमारी किसी की भी ज़िंदगी में आप देख लें, अगर सुकून की कमी है तो उसकी सबसे बड़ा रीज़न उसका यही है कि उसमें दीन की कमी है। हमें दीन की अंडरस्टैंडिंग तो है कि ये चीज़ें करनी है, बट हम करते नहीं हैं। तो अगर हम अपने एटलीस्ट बेसिक्स कर ले तो अल्लाह के करीब आएंगे, तो हमें और ज़्यादा रियलाइजेशन होगी। और जो दीन के करीब होता है ना, वो हुकूकुल लिबात का भी बहुत ख्याल करता है, क्योंकि दीन में तो ये प्रायोरिटी है कि आप अल्लाह के बंदों का ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हों। बेशक। सही। तो फिर लाइक वो आपको मेंटली भी टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली भी, वर्बली भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, वर्बल लैंग्वेज भी यूज कर रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, लाइक ये तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आपके लेकिन पेरेंट्स का यही था कि आप मना के भेज देते थे। मैं थोड़ा हो जाती थी कि नहीं अब क्या बहुत हो गया। हाँ, लेकिन घर वाले भी मना के भेज देते थे कि नहीं शौहर है, ये आहिस्ते आहिस्ते सेट हो जाएगा। फिर मैं भी ये सोचती थी नहीं यार, अभी जाहिर बात है आगे का कुछ पता नहीं है। ना जिंदगी का पता है, ना आगे का पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। फिर भी ठीक है, अल्लाह के आसरे चल रहा था। लेकिन जब 2023 शुरू हुआ ना, उस टाइम एंड हो गया था मेरा। और मैंने उनको प्यार से भी समझाया, मैंने कहा देखो हमारी नहीं बन रही है, तो हम इससे अच्छा है कि प्यार से तरीके से ख़त्म कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें भी वो नहीं। अच्छा जी,
अच्छा, काफ़ी लोगों की वाकई, जैसे आपने भी कुछ देर पहले मेंशन किया कि किसी ने शायद आपको सजेस्ट किया कि बेबी हो जाए, तो इस पे मैं ये बोलूँगी, जो मेरी राय है कि बेबी हो जाए और हम उस पे डिपेंड करें कि बेबी वो होगा, फिर हमारे बीच शायद प्यार मोहब्बत होगी, लेकिन इसका उल्टा भी नहीं हो होता सकता है, है ऐसा कि कुछ भी बच्चों नहीं। पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकते हैं, फिर सारी जिंदगी उनके उनके बिल्कुल। मतलब एक ऊपर मेंटल टॉर्चर होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे सामने लड़ रहे हैं। बहुत बुरी तरह ये चीज़ मेंटली अफेक्ट करती है। और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो क्लासरूम्स में, क्योंकि मैं जब स्कूल्स में थी तो मेरे फ्रेंड्स थे, अकेले चुपचाप बैठे होते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बिकॉज वो सहमे हुए होते थे, घर पे देख के आते थे कि पेरेंट्स आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, तो उनका पूरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता था। तो ये सोच गलत है कि बच्चे हो जाएंगे फिर सब सही हो जाएगा, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जिसको चेंज होना होता है ना, जो वो वैसे ही हो हाँ, जाता है। बिल्कुल। बेबी होना नहीं होना उससे बिल्कुल। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा ना, वो खुद ही सेट हो वही बात जाएगा। है कि इन दी एंड आवर प्रायोरिटी शुड बी इस्लाम। Yes. बिल्कुल। तो आपने जब 2003 में ये डिसीजन किया कि भाई अब आपने हस्बैंड से बात की, लाइक जी। वो इतना उस वक्त रेडी नहीं थे, बट हाँ। आपने पेरेंट्स से डायरेक्ट ये बात की? मैंने की, और तो उनको उनका भी क्या रिएक्शन था? उनका भी था, नहीं है, अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे। सोसाइटल प्रेशर बहुत होता है, राइट? यस, कि लड़की ही गलत होगी, इसका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें ही कोई कमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। घर वाले यही थे कि क्या बोलेंगे लोग, ये है, ये हो गया, डिवोर्स हो गई, फिर ये होगा। मैंने कहा लोगों को कुछ भी नहीं है, वो 4 दिन बात करेंगे, 5वें दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। वो अपनी जिंदगी में खुश है ना, उनको अगले का नहीं पता। वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, आप मर भी जाओगे ना तो एंड में यही बोलेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस खत्म। किसी को कोई परवाह नहीं होगी कि अगला बंदा क्या था क्या नहीं था। हाँ, 4 दिन आपकी तारीफ होगी, लेकिन 5वें दिन क्या होगा वो अब हर कोई अभी भी जैसे है। मेरी एक फ्रेंड की डेथ, मम्मी की डेथ हो गई, तो अब उनका तो है ना एक प्रोसेस, अभी तो बेचारों की क्या हालत होगी, लेकिन स्लोली वो तो रहेंगे, बाकी लोग तो भूल जाएंगे। यही होता है। तो मैं तो इस चीज़ में थी कि ना, मैं लोगों का नहीं सोचती हूँ। ये आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, क्योंकि मैंने कितने लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बट नहीं निकल पाते, कि अगर हम इससे निकले तो पता नहीं सेकंड टाइम हमारी किसी अच्छी जगह होगी नहीं होगी। बिकॉज अगर यंग एज होती है तो ये भी ख्याल होता है कि आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है, तो आई डोंट नो हमें कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, एक मार्क लग जाएगा। लड़कों की हो जाती है दूसरी बार ईजिली कि ज़रूर लड़की में फॉल्ट होगा, पर ये बात वाकई सही है। लेकिन आपको इस बात का डर कम था, आपको था कि आप जितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे आपने किया। अब अपने सुकून से ज्यादा लोगों की बातें नहीं, बिल्कुल कि लोग अच्छी बातें करें, क्योंकि मैं सुकून में नहीं हो बंदा, फायदा बिल्कुल नहीं है। मैं जिस टाइम से गुजर रही थी, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही थी, वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है और मेरी अम्मी को। बिल्कुल। और कोई नहीं समझ रहा था। हर कोई मुझे कह रहा था नहीं, मैं कोई नहीं, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वक्त के साथ सेट हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मैंने कैसे उस चीज़ को झेला है। मैं भी गुस्से की, जाहिर बात है, गलत बात कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। जब मेरे घर में वो चीज़ नहीं है, बैड लैंग्वेज नहीं है, तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ वो चीज़। बिल्कुल, ये तो बेसिक्स है किसी और ऊपर से मैं उनकी वाइफ, हाँ, तो वाइफ का तो ज़्यादा होता है ना। रिस्पेक्ट तो ऐसी चीज है जो आपको सबकी करनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और इस हमारे यहाँ दुनिया में भी यही है कि पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी और आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी। जब उसमें ही आपको रिस्पेक्ट ना मिले, आपको वो सुकून ना मिले, फिर फायदा क्या। तो फिर आपने जब ये फाइनली डिसाइड किया, तो वो प्रोसेस लाइक उस दौरान क्या आपकी उस दौरान फिर भी कितना लेंदी रहा, क्या कॉम्प्लिकेशंस थी? मैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेरा ये बिल्कुल बहुत हो गया था। कुछ खा नहीं सकती थी, हर वक्त बीमार रहना, चक्कर आ जाना, और उस पे भी यानी बातें होना, उस पे भी सुनाना, बदतमीजी करना कि ये क्या है, सारा दिन बीमार बैठी हो। यानी ये बातें लाइक आपको किसने? हस्बैंड। हाँ, उनको ये रियलाइज नहीं होता था कि ना मेरी वजह से भी हो सकता है। 2003 में फाइनली 2023 में यस, ऑलमोस्ट यस 2023 में जुलाई में, यानी फिर अगेन मैं बीमार रही, और कुछ दिनों के बाद यानी जो है ना डिवोर्स हो गई। छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, मेरे ऊपर हाथ उठाया। अच्छा जी, झगड़ा हुआ, मेरे ऊपर हाथ उठाया, डिवोर्स दे दी। बाद में मुझे पता चला कि किसी के कहने पे उसने डिवोर्स दिया मुझे। और यही बात मैंने जब उनको प्यार से समझाया कि हमारी नहीं बन रही है, तो हम प्यार से ख़त्म कर देते तरीके से, ताकि कल को आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे भी नहीं हो, कल को दोनों की कैरेक्टर हाँ, बात नहीं हो, हाँ, और नफरतें भी ना हो दिल में।
और मैं तो ऐसी हूँ कि मेरे दिल से एक बार कोई उतर गया तो बस ख़त्म बात। और इस चीज़ पे मैं भी एग्री करती हूँ कि अगर आपको कोई रिश्ता ख़त्म करना है तो हाँ। बेटर है आप अच्छे नोट पे अल्लाह हाफिज़ करो, अच्छे हाँ। नोट पे एंड करो, ताकि कल को बस कोई दिल में ये नहीं हो। हाँ, हाँ। और कोई और पूछे तो आप बोलो बस ठीक है, हमने ठीक है। खुद इख्तलाफ नहीं था आपस में, खुद डिसाइड करके अच्छे नोट पे एंड किया, बिल्कुल। पर ये नहीं हुआ। जी। ये नहीं हुआ, सही। तो हम जानेंगे कि डाइवोर्स के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही और अब आप करंटली क्या कर रही हैं, मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद तो वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी ही नहीं क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है, तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी ही नहीं क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। वेलकम बैक टू माई शो दिल खोलकर। हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो 2023 जुलाई में आपकी डाइवोर्स हुई। Yes. तो उसके बाद बहुत सुना है लोगों से कि पहले हम जब होते हैं बिफोर मैरिज पेरेंट्स के घर एक अलग ट्रीटमेंट होता है, एंड आफ्टर डाइवोर्स पेरेंट्स से, फिर चाहे सोसाइटी हो, एक अलग ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। आपके केस में क्या सिचुएशन थी आफ्टर डाइवोर्स? आफ्टर डाइवोर्स अम्मी को तो सब कुछ पता था, तो अम्मी ने कोई ऐसा खास रिएक्ट नहीं किया। माँ तो वैसे भी बेटी की बेस्ट फ्रेंड होती है, हमेशा साथ साथ। बिल्कुल। अम्मी को तो मतलब डे वन से जो भी प्रॉब्लम्स होती थी ना, मैं शेयर करती थी। लेकिन अब्बू का ये होता था कि ना, नहीं डिवोर्स नहीं, ये नहीं। लेकिन अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, और उसके बाद 20 डेज तक, ऑलमोस्ट मंथ तक उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की, मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो खुद उस वक्त अपसेट थे, तो उस वक्त उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा क्या रिएक्शन देना है। हाँ, उन्होंने देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, और भाइयों ने भी कुछ खास नहीं किया, ये कि ना एक तरह से रिस्पॉन्स करें कुछ। हाँ, लेकिन बड़े भाई को फिर बैठ के मैंने सारा बताया कि क्या क्या मसला था, एक्चुअल में क्या क्या मसला था। बाकी भाई ने भी उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, हस्बैंड को, लेकिन नहीं। फिर भाई ने भी थोड़ा गुस्सा दिखाया, लेकिन आप सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते सही होने लगा।
रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी ने जो है ना कोई ख़ास नहीं बोला। ये फिर भी हाँ, सही है, क्योंकि क्योंकि अक्सर सोसाइटी आपका जीना मुश्किल कर बहुत, देती है। हाँ, वो ये तो अच्छी बात करते है। हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तो इतना घर से बाहर भी नहीं हाँ, या निकलती मे भी थी। होगा, बोलने वालों ने बोला होगा, बोला but होगा। क्योंकि आप माशाल्लाह इस केस में हाँ। बहुत स्ट्रांग हैं, लाइक आपको था कि बस हाँ, आप मतलब मैं खुद सही का हूँ ना। सुकून जरूरी है बहुत। मुझे पता है ना, तो इस वजह से मुझे नहीं था किसी का भी ये कि अच्छी लोग बात क्या है। बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये उनका ही मसला है। हाँ, और लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। बिल्कुल, वो तो बोलेंगे। तो मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। रही बात 3 महीने जो इद्दत टाइम होता है, उसके उस दौरान भी काफ़ी मैं बीमार रही, डिप्रेशन वगैरह जो भी चीज़ें, लेकिन जब सारी चीज़ सेट हो गई, बट मैं सेट नहीं हुई। टाइम गुजर बिल्कुल, गया, बिल्कुल। पर मैं सेट नहीं हुई। क्योंकि कुछ पेन ऐसे होते हैं जिसमें से आपको टाइम लगता है बिल्कुल। मूव फ्रॉम देम, बट ये है कि मुझे अभी पता है प्रेजेंट में कहाँ है। हाँ, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। बेशक आपने टाइम लिया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो ना तो इट्स ओके, बट वो ब्रेक ही होना चाहिए। आपको ब्रेक के बाद वापस उठना है। जैसे हम सोते हैं पर हम उठते हैं, ये नहीं है कि 3-4 दिन। एक बेबी की तरह हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ना कि जैसे वो सो के उठता है ना, फिर उसकी जो चीखें होती है वो सारे घर में एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है। आप में मैं वो एनर्जी देखती हूँ आजकल। तो आपको आजकल जो मैं देखती हूँ ना, बिकॉज शी इज माई कुलीग टू, शी इज वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट एट दुआ फातिमा फाउंडेशन, जहाँ पे मैं भी काम कर रही हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा जॉली हैं, बहुत लाइवली हैं और बहुत स्ट्रांग हैं। इनसे बहुत सीखने को मिलता है, बिकॉज इनके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल होती है ऐसी। ये भी कम नहीं है, ये भी माशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा बहादुर है। सही है ना, एक दूसरे से बिल्कुल, सीखने को मिल रहा है बहुत हमें। बहुत ज्यादा। तो अब ये है कि उस टाइम 2023 की एंड तक आपकी इद्दत खत्म हुई, मेरी उसके खत्म बाद आपको कब ख्याल आया कि अब टाइम है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, Yes. मैं जॉब करूं? अब कब, कैसे आपने ये सोचा और आपकी पहली जॉब कौन सी थी? मैं, अब ये शायद शॉकिंग बात होगी, मैं उसी दौरान ही, अभी मेरी इद्दत कंप्लीट भी नहीं हुई है, स्टार्ट हुई, मैं उसी दौरान ही सोचने लगी कि मुझे करना है, चाहे घर बैठ के या कुछ भी मुझे ऑनलाइन मिल जाए। और ऑनलाइन मिला भी था और कुछ टाइम चला भी था काम, लेकिन वही ना, कुछ काम ऐसे होते हैं कि नहीं चलते हैं, वो ऐसे होता है, वो चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हो गया मैनेज। और उसके दौरान ही है ना, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ना एक कॉल सेंटर है वहाँ पे, उनकी कोई फ्रेंड काम करती है, तो मैंने उनसे फिर बात की, तो विद इन मंथ मेरी वहाँ पे जॉब हो गई थी। जबरदस्त, मतलब 2023 के एंड में जैसे ऑलमोस्ट नवंबर में ही, मतलब वो मैंने मंथ जॉब की। लेकिन सेट पार्ट ये कि ना, मैं उस टाइम भी मेरी तबीयत सही नहीं, और जॉब भी ऐसी थी कि कॉल सेंटर, उसमें ये होता है लीड्स बनाना। लीड मेरी बनी नहीं और मेरा टाइम भी एक तरह से वेस्ट हुआ, बट थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला। चले, सही है, एक्सपीरियंस मिल गया। फिर मैं उसके बाद भी काफी जगहों पे मैंने अपना सीवी वगैरह भेजा, हिम्मत नहीं हारी कि हिम्मत बस नहीं हाँ, हारी। good। मैंने कहा बैठना नहीं है, बैठूंगी ना तो मैं बिल्कुल ही बैठ ही जाऊंगी। सही है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली। ज़ाहिरी बात है, मुझे इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। टीचिंग मैंने की थी शादी से पहले, फिर तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी कि मैं नहीं, अब टीचिंग नहीं करनी मैंने, अब कुछ ऐसा करना है कि मैं उसमें खुद रिलैक्स रहूं। तो ये चीज़ थी। वो काफ़ी टाइम के बाद जाके फिर मुझे अगस्त में एक जॉब मिली, यानी वो भी एक हमारी टीचर थी, उन्होंने मुझे एक भेजी। तो वहाँ पे वो भी एक फार्मेसी और मिनी मार्ट था, तो वहाँ पे मुझे एज अ डेटा एंट्री मेरी जॉब हुई। वो मैंने माशाल्लाह से 6 मंथ्स जॉब की। देन अल्हम्दुलिल्लाह, देन अच्छा, वहाँ पे जो 6 मंथ्स, क्योंकि वो आपका लाइक आफ्टर डाइवोर्स आपका वो लॉन्गेस्ट पीरियड था, ये लास्ट ईयर। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बेटर फील किया? एक बहुत एक अंदर एक ज्यादा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। और उस टाइम ये समझ लिया, अगर मुझे फाइनेंशियली था ना इशू, तो वाकई में था। मैंने बहुत उस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ किया। मिलते थे लेकिन 1500 और हाँ, और लेकिन हाँ, मेरी अम्मी को है ना, मेरे भाई वगैरह खर्च देते तो वो मुझे देती थी। ये तो बात अब पता नहीं लगा, तो वो देती थी मुझे। और वो जॉब ऐसी थी, उसमें सैलरी मेरी कम थी, तो ऑटो वाले को भी, और थोड़ा दूर भी था, तो ऑटो वाले को भी देना, तो काफी अमाउंट रेंट में भी। यस, उसमें तो फिर बचता भी नहीं था, लेकिन अम्मी मुझे देती थी।
अम्मी तो फिर अम्मी है। हाँ ना, अम्मी तो फिर वाकई अम्मी तो फिर अम्मी है। फिर अब बैक टू यहाँ पे मैं आई आपके अब वेलफेयर में। दुआ फातिमा सेंटर में आप Yes. कैसे आए? हाँ, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये मुझे आइडिया ऐसे आया कि मुझे अल्लाह की तरफ से सही बात है। कहते हैं अल्लाह की ना कि तरफ से। गुड थिंग्स टेक टाइम, तो Yes. इन्होंने सब्र किया और फाइनली बिल्कुल इनको गुड से आई थिंक बेस्ट जॉब मिल गई है। बिल्कुल, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, पीसफुल है। बहुत बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है। और हमारे एक अदा परवेज भी है जिन्होंने बिल्कुल एज ए सिस्टर मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया कि मैं परेशान भी होती हूँ ना, एज ए ब्रदर। यस, नहीं तो ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दुआ फातिमा फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं तो मैं ये भी बताती चलूँगी कि यहाँ पे तमाम जो नीडी लोग हैं जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, लेकिन अगर बीमार हो जाएं तो मेडिसिन्स के अखराजात और चेकअप वगैरह, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कंसल्टेशंस फ्री हैं और शुगर की मेडिसिन्स जो ज़कात एलिजिबल पेशेंट्स हैं वो उनको शुगर की मेडिसिन्स भी फ्री हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। एड्रेस पक्तावर बताएंगे, ये आपका काम है, बताएं एड्रेस। A67 एंड डॉक्टर साले मेमन रोड, डिप्लाई मेमन कॉलोनी बिहाइंड राजपुतान हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल की मैनेजर हूँ ना, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि आपको याद है या नहीं है। गुड गुड, आप अच्छी एम्प्लॉय हैं। थैंक यू। सही, तो आप ज़रूर कोई भी नीडी पेशेंट हो जो आपके नज़र में हो तो उनको इधर भेजिएगा, क्या पता किसी का भला हो जाए। और दुआओं से ज़्यादा हमें और क्या बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, हमें दुआएं बिल्कुल, चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मतलब अब आप यहाँ पे हैं तो Yes. अब आपने अपने घर वालों से आप जब मिलती हैं या जब सोसाइटी से मिलती हैं तो बिकॉज सैडली एक टैग जब लग जाता है ना तो सोसाइटी थोड़ा, आई डोंट नो, मैंने देखा है लोगों को, तो आपके होता साथ क्या उनका बिहेवियर है अब? अब Normal आपके है। पास जॉब है हाँ, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह। डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है, लेकिन नॉर्मल मेरा पहले भी था, क्योंकि जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं ना लोग, घर वालों से भी ज़्यादा तो आपके घर वालों से आपका बिहेवियर पता चलता है, लेकिन जो इर्द गिर्द भी होते हैं ना उनको भी पता होता है कि आप किस नेचर के हो। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं खामखा में हर किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। हाँ, अच्छे से सलाम दुआ होगी बस, लेकिन जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा ना, जस्ट लाइक इकरा मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ऐसे लोगों से। आप अच्छे वाइब बस आनी चाहिए आपको। ये बात है जो पहले दिन मुझे आपसे आई, बहुत पॉजिटिव वाइब्स। मैं जाते जाते अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि आप एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें तमाम उन लोगों को, स्पेशली उन लड़कियों को जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, वो चाहे वो एंगेजमेंट हो चाहे वो मैरिज हो, उनके लिए एडवाइस अपने एक्सपीरियंस में से। एडवाइस ये है कि ना आप अपने लिए स्टैंड लें और आगे बढ़ें। अगर कोई मैरिड हैं और बच्चे हैं तो उस वजह से टॉक्सिक माहौल में रहने से कि आपको ये है कि बच्चे रुल जाएंगे, तो आप खुद ट्राई करें और अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। क्योंकि एक इंसान को जब सुधरना होता है ना तो वो पहले सुधर जाता है। ये नहीं है कि बच्चे होते हुए भी, कुछ लोग कहते हैं वही सीन है कि बच्चे हो जाएंगे फिर सुधर जाएगा, वो तभी नहीं सुधरता, तो भुगतती तो औरत ही है। इससे अच्छा है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। ऐसे नहीं कि आप अपना घर ख़राब कर दो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें और हस्बैंड के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। अगर हस्बैंड टाइम नहीं देता है तो आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सेविंग करती हैं या आपको कहीं से खर्च वगैरह मिलता है, कुछ भी हस्बैंड देते हैं, तो उसमें से आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसे नहीं कि आप घर बैठ जाओ बस। और इंगेज वाली लड़कियाँ, मैं तो उनको सल्यूट करूँगी कि वो इस रिलेशन से बच जाती हैं डाइवोर्स के। तो लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे, बाद में भी बोलेंगे, आप यहाँ से चले जाओगे तब भी शायद बात करेंगे, लेकिन कुछ दिन करेंगे। तो लोगों की तो आप परवाही ना करो, सही है। जो खुद खुश नहीं रहते हैं तो दूसरों को भी नहीं रहने देते, और जो खुद खुश होते हैं ना उनको ये होता है कि ये खुश क्यों है। बिल्कुल, उनको ये टेंशन होती है कि ये इसको इतनी क्या है कि ये इतना खुश क्यों है। तो ये कोशिश करें कि आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखें कि आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, और अल्लाह ने आपको इसी वजह से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि आपका अपना दिमाग है, आप खुद काम करो और अपने लिए खुद स्टैंड लो। मैं इतना ही बोलूँगी बस। नहीं, आपने इतना ही बोला, पर इतने में आपने बहुत प्यारी और ज़बरदस्त बातें कह दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शो देख के काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बटावर। थैंक यू। Allah. जाते जाते हमेशा की तरह मैं भी कुछ कहूँगी
it's not what happens to you, but it's how you react to that matters most. सिचुएशंस बेशक सबकी ज़िंदगी में बुरी आती हैं, बट जो हमारा उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है, लाइक इनकी एग्जांपल देख लें, इनकी सिचुएशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट इन्होंने नहीं सोचा कि सोसाइटी प्रेशर में ये नहीं आई, इन्होंने अपना रिएक्शन पॉजिटिव रखा, इनको पता था कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है, और आज माशाल्लाह ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और माशाल्लाह से खुश भी हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर. तो बस अपना रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रखें और सोच समझ कर डिसीजंस लें. थैंक यू सो मच. जल्दी मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल एपिसोड के साथ. तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर. अल्लाह हाफिज़.